बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त अनुज। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन कुमार वर्मा और साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। जी हाँ साथियों, आज के इस एपिसोड में IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बता रहे हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है और इसका उपयोग कैसे और कहाँ किया जा सकता है हमारी डेली लाइफ में, और साथ ही एक्टिविटीज के माध्यम से प्रायिकता को समझाने की कोशिश की गई है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पिछले अध्याय में बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी ली है हमने, मैथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में। आज हम फिर अगेन एक एक्टिविटीज आपके सामने शो करेंगे और उसे खेलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्रायिकता को जानेंगे एक रोल प्ले के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने बारे में थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन दें। आप बताएं बच्चे अपने बारे में। सर, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। और मैं नीरज उपाध्याय। मेरा नाम फनीश कुमार है। और मेरा नाम अमित कुमार है। ठीक है, शाबाश बच्चों। तो जैसे कि बताया, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता पे पिछले अध्याय में काफी अंकों में हम बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आज हम एक एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, एक प्रयोग करने की कोशिश करेंगे और उस प्रयोग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे प्रायिकता को हम गणितीय रूप में काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी सर। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि प्रायिकता होती क्या है और कैसे कैसे हम प्रायिकता को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि पिछले कुछ अंकों में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन आज हम फिर जानेंगे क्योंकि हमें प्रयोग करना है और प्रयोग करने से पहले उसके अवयवों के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। मानते हो ना इस बात को बच्चों? जी सर। तो सबसे पहले हम जानेंगे घटनाओं के बारे में। घटनाएं होती क्या है, क्योंकि प्रायिकता घटनाओं पे ही डिपेंड कर रही होती है। ठीक है बच्चों? जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस किया था हमने पिछले अध्यायों में कि घटनाएं कैसी होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवेंट्स। ठीक है, और इवेंट कितने प्रकार की होती हैं? इवेंट जो प्रकार के होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। एक श्योर इवेंट होते हैं, अर्थात निश्चित घटनाएं। जी सर। दूसरी घटनाएं होती हैं आपकी इम्पॉसिबल, जिसे कहते हैं अनिश्चित घटनाएं। जी सर। ठीक है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पॉसिबल होती है, जिसे कहते हैं संभव घटनाएं। जी सर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं असंभव घटनाओं के बारे में। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसको आप डे लाइफ में असंभव बता सकते हो कि ये घटना असंभव है? पिछले अंकों में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको। आप मुझे बताएं असंभव घटना होती कैसे है। आप बताएं बच्चे। सर, सूर्य को पश्चिम दिशा से उगने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यदि ये पूछा जाए तो सर सूर्य कभी भी पश्चिम दिशा से तो उग सकते नहीं है। जब भी उगते हैं तो पूरब की दिशा से उगते हैं। तो सर यहाँ जो सूर्य को पश्चिम दिशा से उगने की जो प्रायिकता है वो सर 0 हो जाएगी। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है सर। अर्थात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असंभव घटना होती है वो यूनिवर्सल फेलियर होती है। यूनिवर्सल फेलियर मतलब जो कभी भी घटित हो ही नहीं सकती, जिसके बारे में हम सोच मात्र भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे बता रहे हैं सूरज का पश्चिम से निकलना कैसी घटना है? अनिश्चित घटना है। ठीक है, जिसे बोलेंगे इम्पॉसिबल, असंभव है सर। इम्पॉसिबल अर्थात असंभव घटना। ठीक है बच्चे? जी सर। चलिए, ये तो हो गया असंभव घटना के बारे में। अब हम जानेंगे संभव घटना। चलिए, अब हम बात करते हैं श्योर घटनाओं के बारे में, जिसे कहते हैं निश्चित घटनाएं। अब निश्चित घटनाएं कैसे होती हैं वो बताएंगे मुझे फनीश। आप बताएं निश्चित घटना कैसी होती है बच्चे? सर, निश्चित घटनाएं वो घटना होती है जो सच में होती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में लेते हैं तो जैसे अगर हम कोई भी पासा फेंकते हैं, डाइस पासा, तो उसमें
1 से लेकर 6 की संख्या होती है, और उसमें से जो संख्या 5 आती है, 5 की संख्या आने की जो घटना होती है वो अपनी संभव घटना होती है, दैट इज पॉसिबल इवेंट। कि 5 अगर हम कोई भी डाइस फेंकते हैं तो उसमें 5 नंबर जरूर ही आएगा। कट। देखो जैसे फनीश ने बताया, तो सरफराज मुझे ये बताओ, क्या जो फनीश ने अभी मुझे एग्जाम्पल दिया है निश्चित घटना का, क्या वो एग्जाम्पल निश्चित घटना का है? नहीं सर, वो निश्चित घटना का क्यों? नहीं है। सर ये इन्होंने बताया कि एक पासा अगर हम फेंकेंगे तो उसमें हमारे पास 5 आएगा। सर ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हम पासा फेंकेंगे तो 5 ही आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये घटना जो है हमारी निश्चित घटनाओं की श्रेणी में नहीं आती है ना बेटा? जी नहीं सर। तो निश्चित घटनाएं कहते किसे हैं, ये कौन बता रहा है मुझे? आप बताएं बच्चे। सर निश्चित घटना वो घटना है जो डेली लाइफ में पॉसिबल हो। जैसे स्कूल जाना, किसी स्टूडेंट को स्कूल जाना रहता है, वो निश्चित है कि जाएंगे ही। जैसा कि डेली लाइफ में जो सिक्का होता है, क्वाइन होता है, क्वाइन के सर दोनों तरफ हेड और टेल होता है। एक साइड में हेड होता है और एक साइड में टेल। यदि उस सिक्के के दोनों तरफ कोई एक चीज कर दिया जाए, जैसे हेड कर दिया जाए दोनों तरफ, या फिर नहीं तो टेल कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने जो सिक्का लिया उसको दोनों तरफ से हेड कर दिया, तो अब यदि कोई बोलता है कि इस क्वाइन को उछालो और हेड आने की प्रोबेबिलिटी को बताओ, तो दोनों तरफ तो हेड ही है, तो चाहे किसी भी तरह से उछाले लेकिन आएगा तो हेड ही। मतलब कि ये निश्चित घटना है कि आएगा हेड ही। तो कोई भी जब निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वो सर 1 होता है। बिल्कुल। देखो जैसे बता रहे हैं कि कॉइन है, एक कॉइन है, कॉइन समझते हैं सब, सिक्का। सिक्के के अगर दोनों पहलुओं को ही मैं हेड करार कर दूं, ऐसा कोई कॉइन बना दो जिसके दोनों ही सिरे क्या हो, हेड हो, तो अगर मैं कॉइन उछालूंगा और उसकी प्रायिकता जानने की कोशिश करूंगा तो क्या दोनों तरफ एक ही फेस आएगा? एक ही फेस होने का मतलब मैं हेड और टेल के बारे में बात ही नहीं करूंगा, दोनों तरफ जैसे भी उछालूंगा आएगा मेरा हेड ही। तो इसका मतलब क्या होगी, एक निश्चित घटना होगी। जैसे आपसे पहले एक बच्चे ने एग्जांपल दिया था कि जो सूरज पश्चिम से निकलता है तो वो कैसी घटना होती है? अनिश्चित घटना होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सूरज पूर्व से निकलता है तो ये घटना कैसी होती है बच्चे? निश्चित, क्योंकि ये घटना यूनिवर्सल ट्रू है। जी सर। और जो यूनिवर्सल ट्रू घटनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? निश्चित। यूनिवर्सल फेलियर घटना है इम्पॉसिबल अर्थात अनिश्चित, और यूनिवर्सल ट्रू घटनाएं वो क्या होंगी? आपकी निश्चित घटनाएं होंगी। ठीक है बच्चे? अब चलो 2 कैटेगरी हमने बताई कि निश्चित घटना क्या होती है और अनिश्चित घटना क्या होती है। अब इन दोनों घटनाओं के मध्य में एक घटना और होती है, जैसे कहते हैं हम पॉसिबल इवेंट अर्थात संभाव घटनाएं। अब संभाव घटनाएं क्या होती है? संभाव घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जिसके घटित होने के बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते कि गलती होगी या सही होगी। हम सिर्फ संभावना के बारे में ही बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी बताएंगे। जैसे अभी फनीश ने एग्जांपल दिया था एक कॉइन का, कॉइन उछालते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा, या हम पासा उछालते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस फेस पे कौन सा अंक आने वाला है। ठीक है? एक पासा अगर हम लें उसमें 6 अंक होते हैं, 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के फेसेस होते हैं। अब एक बार पासा उछालने के बाद मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा फेस पहले आएगा और कौन सा फेस बाद में आएगा, लेकिन हाँ ये बात श्योर कि 6 में से एक फेस जरूर आएगा अब जो होगा। ठीक है? इसका मतलब वो सारी घटनाएं जो जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है या मेरे दिमाग में संदेह रह जाता है कि ये घटना होगी या नहीं होगी, उन घटनाओं को हम कहेंगे संभव घटनाएं। ठीक है? जैसे अभी एक एग्जांपल और लिया था एक बच्चे ने कि घर से स्कूल की तरफ आना कैसी घटना है? संभव। रास्ते में आपकी बाइक खराब हो जाए, है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए, लेट हो जाओ आप, है ना? जी सर। ठीक है? यहाँ से निकलना, दिल्ली निकलना, ट्रेन से ट्रेन को टाइम पहुँचना, 5 बजे नहीं श्योर कर पाओगे कि 5 बजे हमें पहुँचना। अगर 4 बजे निकले हैं आप अपने घर से और ट्रेन से 5 बजे जाना दूसरे शहर, तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए बीच में, है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो सारी घटनाएं जिसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते हैं या इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? संभव घटनाएं। ठीक है बच्चे, जान पाए आप? ये बातें हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं, बस हमने थोड़ा रिवीजन के तौर पे इसे जानने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी आने वाली जो प्रयोग है, जो हमारी आने वाली एक्टिविटी है, वो इसी बात पे डिपेंड कर रही है कि हमें प्रायिकता आती है या नहीं आती है। ठीक है? चलिए, ये तो होगी घटनाएं के बारे में। अब हम जानेंगे थोड़ा सा प्रायिकता की मेन डेफिनेशन के बारे में, कैसे डिफाइन करेंगे हम प्रायिकता को। मैं प्रायिकता का आपको फार्मूला और डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूँ,
लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ फार्मूले के बारे में और हम काउंट करेंगे इस प्रयोग के माध्यम से कैसे प्रायिकता को जांचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो प्रायिकता के बारे में अगर डेफिनेशन की बात करें या फार्मूले की बात करें, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता हम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने होते हैं। अर्थात फॉर्मूले की बात करें, किसी घटना को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू NE अपॉन NS होता है। NE क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल घटना है अर्थात अनुकूल परिणाम, और अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ संभव परिणाम। ठीक है, जैसे हम कॉइन की बात करें, अगर किसी कॉइन को उछालें और हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं काउंट करना चाहूँ और हेड आने की घटना को मैं E1 डिनोट करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हो जाएगी अनुकूल परिणाम अर्थात अपॉन संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, हेड, क्योंकि एक बार कॉइन उछालने पे हेड कितनी बार आता है, एक बार, और संभव परिणाम कितने हैं, हेड और टेल अर्थात 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ऐसे ही टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी क्या है 1/2 ही होगी। ठीक है जी सर, सही है बच्चों। जी सर। तो फार्मूला मुझे पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ NE अपॉन NS होता है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे टोटल नंबर ऑफ संभव परिणाम। ठीक है बच्चे। जी सर। चलिए, ये तो रही प्रायिकता के बारे में, बेसिक के बारे में। अब हम एक प्रयोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास बच्चों 2 डाइस हैं। ठीक है, डाइस का एग्जांपल लेके हम आपके साथ एक रोल प्ले करेंगे, एक प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। मेरे पे 2 डाइस हैं और मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 बाय 1 आपके पास डाइस को लेके आऊंगा। आप डाइस को उछालोगे और जो भी आपके नंबर आएंगे उसके नंबर के हिसाब से, चलिए बच्चों, मैं आपको डाइस है मेरे पास और मैं डाइस आपको डिलीवर कर रहा हूँ। 1 बाय 1 सब बच्चे इस डाइस के साथ खेलेंगे। हर जिसका जो टर्न आएगा आप डाइस फेंकेंगे और अपने नंबर को देखेंगे और अपने पास रिजर्व रखेंगे। ठीक है बेटा, अपना नंबर दोनों पे डाइस पे क्या नंबर आया है सुरक्षित रखेंगे। पहले एक बच्चे के पास डाइस जाएगी, वो पासा फेंकेगा दोनों डाइस को, और उसके जो नंबर आए हैं दोनों डाइस के अपने पास सुरक्षित रखेंगे। फिर ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के पास डाइस जाएगी, वो दोनों डाइसों के नंबर को अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ऐसे ही तीसरे और ऐसे ही बाकी बच्चे। ठीक है, फिर उस जब डाइस फेंक दोगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ऐसे किस किस परिस्थिति में हम प्रोबेबिलिटी को काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। मैं डाइस को आपके पास दूंगा और आप 1 बाय 1 थ्रो करेंगे और जो भी नंबर दोनों डाइसों पर आएंगे उसे सुरक्षित अपने पास रखेंगे और बाद में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। सरफराज ये लीजिए डाइस। ठीक है, मिल गया डाइस आपको। जी सर। इस डाइस को आप 1 बाय 1 फेंकेंगे, ठीक है, और मुझे बताएं जो भी नंबर है उसे अपने पास नोट कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। जी सर। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। सर मैंने फेंका डाइस को, सर मेरे नंबर आया जब 2 डाइस को फेंका। ओके, सुरक्षित रखिए अपने पास। जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। चलिए आगे नीरज है, नीरज को डिलीवर कर दीजिए। यस सर। हाँ नीरज, अब आप डाइस फेंकें और अपने जो नंबर है उसको अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। सर मैंने भी कर लिया। ठीक है बेटा, अपने नंबर अपने पास रखिए। आगे बेटा फनीश। जी सर। हाँ फनीश, आप डाइस फेंकें और देखिए क्या नंबर आया है और उसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। रख लिया सर। ठीक है, आगे आप बच्चे, आपका नाम। डाइस फेंके बेटा। जी सर। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि फनीश के बारे में बात करते हैं। फनीश ने जो डाइस फेंका उस डाइस पे जो अंक आए हैं वो आए हैं 6 और 3। जी सर। ठीक है बच्चों। जी सर। तो फनीश ने जो डाइस फेंका उसमें अंक आए हैं 6 और 3। अब मेरा क्वेश्चन ये है 6 और 3, 6 और 3 का सम कितना होता है बच्चे? 9 सर। 9 होता है। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि अगर मुझे ये काउंट करना हो, इस बात की प्रायिकता काउंट करनी हो कि आपने पासा फेंका और उस पे 9 अंक आने की प्रायिकता मैं जानना चाहूँ, तो डेफिनेशन आप लोग जानते हैं? जी। ठीक है, तो मुझे बताएं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 9 अंक आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो 6-3 अंक आया है इसको पाने के तरीके, ऐसे आने के तरीके यही एक है या इसके अलावा और भी कोई तरीके हो सकते हैं जिससे मैं 6 और एक डाइस पे 6 और एक डाइस पे 3 दोनों का सम 9 अंक आने के अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है? नहीं सर, ये जो सम है हमारी 9, जो मेरे अंक आए 6 और 3 जिसकी जोड़ होती है 9, तो उसके आने की विभिन्न प्रकार हैं सर। जैसे कि अगर हम दूसरी बार डाइस फेंकते हैं, पासा को फेंकते हैं,
तो कभी मेरे एक डाइस पे 4 अंक आते हैं तो दूसरे पे 5 आते हैं, तो वो भी 9 बनते हैं जिनका सम 9 हो जाता है। और अगर दूसरी बार लेते हैं फिर फेंकते हैं हम पासे को, तो हो सकता है पहली बार पासे पे 5 आए, दूसरे पासे पे 4 आए। तो सर ये यहाँ पे भी जो हम जोड़ कर रहे हैं तो वो भी 9 हो रहा है। और फिर एक बार और देखें तो हो सकता है कि अगले पासे, जैसे कि पिछले पासे पे मुझे पहले पासे पे 6 आए थे और दूसरे पे 3 आए थे, तो हो सकता है इस बार मेरे पहले ही पासे पे 3 आए हो और दूसरे पासे पे 6 आए हो। तो इस तरह से 4 ऐसी विभिन्न स्थितियां हैं जिनके आने पे वो दोनों डाइस का अगर नंबर जोड़ा जाए तो उसका सम 9 के बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से बच्चे बताएं? सर 3 और 6। ठीक है, शाबाश। 4 और 5। 4 और 5। 5 और 4। 5 और 4 और 6 और 3। ठीक है, ठीक है बच्चे जी तो सर। अब मुझे बताएं, आप पे 4 अनुकूल परिणाम आपने गिन लिए हैं। जी सर। जिसमें आपने पासा फेंका तो आप पे जो अंक आया था 6-3, और आपने जो बताया कि जो अनुकूल परिणाम है और भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सम 9 की बात, सम 9 आने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो सम 9 कैसे आएंगे? 6-3, 5-4, 4-5 और 3-6, इस प्रकार जो अंक आता है आपका आता है 9। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं 9 अंक आने की प्रायिकता कैसे बताओगे? सर जैसे कि अगर हम दोनों डाइस को सम कर रहे हैं तो वो 9 आ रही है और हमारे पास अनुकूल संभावना है 9 आने की। उन दोनों डाइस की संख्या को जोड़ के 9 आने की अनुकूल संभावनाएं हमारे पास 4 हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब 2 डाइस हम फेंक रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल जो नंबर ऑफ चांसेस जो हमारे सैंपल स्पेस है वो 36 है। और हमारी जो 9 आने की उस 36 चांस में 9 आने की जो सम 9 आने की संभावनाएं हमने पहले ही निकाल कर रखी है कि वो 4 है। तो 4 बटे 36 कर देंगे, जैसा कि आपने पहले भी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला बताई थी कि NE/NS, जो हमारी N अपनी होती थी फेवरेबल नंबर ऑफ कंडीशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस। तो उसके अनुसार इसकी प्रोबेबिलिटी सम 9 के बराबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 बटे 36, या इसे हम और भी सुधार कर लिख सकते हैं 1 बटे 9। ठीक है बच्चे, शाबाश। तो आपको पता लगा, जैसे हमने डाइस सिखाया था फनीस के जो अंक हैं वो 3 और 6 आए थे, तो हमने इनसे पूछा कि जो बाकी जो अंक हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं, 9 अंक आने का सम किस प्रकार सकता है, तो उन्होंने बताया। ठीक है, और उसकी 9 अंक आने की प्रायिकता भी उन्होंने मुझे बताई। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको? जी सर। अब हम दूसरे बच्चे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि उसने जो डाइस फेंका उस पे जो सम आया वो क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं सरफराज ने जो डाइस फेंका उसमें जो पहला पासा है उस पर 6 अंक आया और दूसरा जो पासा है उस पर 2 अंक आया। ठीक है बच्चे, इसका मतलब सम कितना हो गया? 8। अब हम सरफराज से ये पूछेंगे कि सम 8 आने की प्रायिकता को वो कैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो मुझे बताएंगे कि 6 और 2 जो अंक है इनका सम 8 आता है, तो 8 आने के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो सकते हैं, बताएं सरफराज। सर जैसे कि हमने 2 डाइस को आपने दिया तो वो 2 डाइस को हमने फेंका, तो हमारा पहला फेंकने पे हमारा एक डाइस पे 6 आया और दूसरे डाइस पे 2 आया, तो इसका मैं जब सम किया तो 8 आया। तो इसी प्रकार दोनों डाइस को हम फेंकेंगे, फिर दोबारा फेंकेंगे तो हमारा वो डिफरेंट नंबर आएगा। तो हमें देखना ये है कि सम हमारे कितने आ रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट में 8 आया था उसी तरह 8 को ही लेकर हमें चलना है। तो जब मैंने फेंका डाइस को, ये कार्य को बार बार किया, तो हमारे पास फर्स्ट में तो 6 और 2 आए और दूसरे में 2 6 आए, तीसरे में 5 3 आए, चौथे में 3 5 आए और 5वें में 4 4 आए। इस तरह हम पाते हैं कि हम जब 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो हमारा सम 8 आ रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपने फॉर्मूला बताया कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास फेवरेबल केस है वो मान लेते हैं NE1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और टोटल यानी कि टोटल परिणाम हमारे पास हो जाएगा 36, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं N ऑफ S। तो जैसा आपने बताया फॉर्मूला में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE1 upon NS, दैट इज यानी कि 5/36। ये हमारे 8 आने की सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी होगा सर। ठीक है, देखो जैसे बता रहे हैं सरफराज की हमारे इसमें इन पे जो अंक आए थे उनके जो पहला अंक आया उस पर 8 आया था,
अब मैंने इनसे पूछा कि जो अनुकूल परिणाम है 8 के अलावा कैसे कैसे आ सकते हैं। जी तो सर। इन्होंने पॉसिबल बताई मुझे 2 6 2 6 5 3 5 3 शाबाश 3 5 3 5 4 4 4 4 बस सर। और ठीक ये है। 6 2 6 2 तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5। और डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या दी है कि अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम करना पड़ता है मुझे, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 और टोटल संभव परिणाम कितने हैं 36। तो 5/36 अर्थात 5/36। जी सर। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता होती है सम 8 आने के लिए। ठीक है, जी सर। बात समझ आती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अमित की तरफ बढ़ रहे हैं। अमित आप बताएं बेटा, आपके जो अंक हैं वो अंक इस तरह से हैं कि आपके जो पहला डाइस था उस पे जो अंक आया वो 3 आया और जो दूसरा डाइस है वो उस पे जो अंक आया वो 2 आया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सम कितना है 5। ठीक है, अब मुझे आप ये सोच के बताएं कि 5 आने की जो अनुकूल परिणाम है वो ये ही है अकेला, या इसके अलावा और भी परिणाम हो सकते हैं जिसको हम सम 5 कह सकते हैं। नहीं सर, 5 आने की और भी प्रायिकता हो सकती है। हाँ शाबाश, कैसे? जैसे कि एक और फर्स्ट पे 1 और दूसरे पे 4 आए और फिर इसी तरह 4 बार करेंगे, जैसे 1 4 3 2 2 3 और 4 1, मतलब 5 आने सम करने पे 5 आने की प्रायिकता 4 बार आएगी। प्रायिकता नहीं बेटा, अनुकूल परिणाम की घटनाएं बताऊं बस। अनुकूल परिणाम की परिणाम 4 आएगी। तो जैसा कि हम जाते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, मतलब अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। शाबाश। तो अनुकूल परिणाम 4 है और बटे टोटल परिणाम 36 है। तो प्रायिकता आने की मतलब टोटल परिणाम आने का 4/36 आएगा। ठीक है, 4/36 हो जाता है, अर्थात 1/9। 1/9। ठीक है, तो ये 1/9 आपका क्या हो गया 1/9 इसकी प्रायिकता बनती है। ठीक है बच्चे? जी सर। चलिए, हाँ, तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं दूसरे हमारे जो स्टूडेंट है उनका नाम है नीरज। अब नीरज बताएंगे, नीरज आपके जो सम है वो कौन कौन से आए थे? नीरज का जो सम है वो है 3 और 4, अर्थात सम कितना बेटा? सर 3 7 होता है। अब मुझे बताएं 7 आने के हमने पासे को फेंका, टोटल नंबर परिणाम कितने हो सकते हैं 36। अब संभव परिणाम कितने होंगे 7 सम आने का, वो बताएं, और उसकी प्रायिकता मुझे कैसे ज्ञात करवाओगे वो बताओ मुझे। सर जैसा कि मैंने दोनों डाइस को लिया और थ्रो किया तो पाया कि एक डाइस से मुझे 3 मिला और दूसरे डाइस से मुझे 4 मिला। तो इसका जो समेशन हो रहा है, इसका जो योग हो रहा है वो 3 + 4 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। तो सर लेकिन यही एक ऐसा ऑप्शन नहीं है, यही एक ऐसा आइडिया नहीं है कि 7 आने का बस एक से 3 आ जाए और दूसरे से 4 आ जाए। 7 आने का और भी सर बहुत सा तरीका है, जैसे कि अभी फेंकने के दौरान मैं पाया कि यदि एक से 1 और दूसरे से 6 आ जाए और ऐसे ही 1 6 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 4 तो जो भी आया ही था, फिर 4 3 आ जाए, 5 2 आ जाए और 6 और 1 आ जाए, ऐसे से करके 6 प्रकार से इस टाइप से व्यवस्थित कर सकते हैं। 6 प्रकार से फेंका जा सकता है जिससे कि समेशन जो वो 7 आ सकता है। और वो 6 इवेंट जो है वो अनुकूल इवेंट जो है, फेवरेबल इवेंट, वो इस प्रकार है 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1। तो सर प्रायिकता का जो आपने डिफिनेशन बताया था वो ये बताया था कि PE = NE/NS, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में नंबर ऑफ टोटल कंडीशन, या इसको यदि हिंदी में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि अनुकूल स्थिति अपॉन में कुल स्थिति। कुल स्थिति का मतलब ये होता है कि अनुकूल स्थिति प्लस प्रतिकूल स्थिति। तो सर अनुकूल स्थिति में ये 6 जो अभी अपना 6 इवेंट आया अनुकूल फेवरेबल इवेंट, इसी को अनुकूल स्थिति कहते हैं। तो ये 6 जो नंबर हुआ वो 6 हो गया अपॉन में कुल स्थिति। यदि हम दोनों डाइस को यदि चाहे जितनी भी प्रकार से भी फेंक सकें तो ये जो कुल स्थिति होगा वो 36 होगा। तो 6 अपॉन में 36 यानी 1/6 कट के अपना 1/6 आएगा। तो ये जो 1/6 हुआ यही प्रायिकता हो गया। नंबर ऑफ समेशन यदि किया जाए, यदि 7 समेशन को पाने की यदि प्रायिकता पूछी जाए तो ये 1/6 जो होगा यही आंसर हो गया सर। शाबाश बेटा। ठीक है, जैसे बता रहे हैं
7 अंक आने के जो अनुकूल परिणाम है इन्होंने मुझे ज्ञात करके बताए, ठीक है। वो अनुकूल परिणाम थे और टोटल नंबर संभव परिणाम कितने, 36। प्रोबेबिलिटी निकालनी हो सम 7 आने के लिए तो वो क्या होगा, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अर्थात अनुकूल परिणाम प्लस प्रतिकूल परिणाम 6/36। अनुकूल परिणाम कितना हो गया बेटा, 6 और संभव परिणाम कुल परिणाम 36 हो गए, ठीक है। 6/36, ठीक है बच्चे। जी सर। जैसे एक ये प्रयोग किया और इसके माध्यम से हमने अलग अलग समूह अंकों के योगों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है बच्चे जी। अब जैसे इन्होंने सरफराज ने एक बार पासा फेंका और उन्होंने जो पासा फेंका, अगर मैं उस पासे की प्रायिकता निकालना चाहूँ उनके अवयव की, जो भी उन्होंने एक बार 1 टाइम फेंका तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी बच्चे, सर 1/36। 1/36। अगर सम ऑफ 8 हम करें, हम सम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक बच्चे ने पासा फेंका तो पासा जो फेंका है उसकी प्रायिकता कितनी होगी। अलग अलग अवयवों की अगर हम प्रायिकता निकालें तो एक अवयव अनुकूल परिणाम कितना, एक अवयव और संभव परिणाम कितने हो गए, 36। जी सर, ठीक है। तो एक अवयव के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/36। सही बच्चे जी सर। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति, अगर जैसे इनका नाम है दीपक ने पासा फेंका तो उसके जो एक अवयव की जो प्रायिकता कितनी होगी, वो भी 1/36 होगी। तो अलग अलग अवयव की जो 36 अवयव हैं, 36 में से अगर हम प्रत्येक अवयव की प्रायिकता निकालें तो अनुकूल परिणाम में काउंट होगा एक अवयव और संभव परिणाम कितने होंगे, 36, अर्थात 1/6। ठीक है। ऐसे ही दूसरे अवयव के लिए हम बात करेंगे तो वो भी 1/36 आएगा। तो ऐसे ही देखें, हाँ अगर हम 36 अवयव हैं और 36 अवयव हमें मिलते हैं, हर एक की प्रायिकता अगर 1/36 हो तो 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 ऐसे अगर हम 36 अवयवों की प्रायिकता को जोड़ें तो टोटल कितना आएगा, 36/36। अर्थात टोटल प्रायिकता कितनी आएगी, 1। ठीक है जी सर। यही हमें बताना होता है कि जो टोटल प्रायिकता का जो सम होता है, किसी भी प्रयोग की जितनी भी संभव घटनाएं होती है और उन संभव घटनाओं के अगर हम योग करें, उनकी प्रायिकता का योग करें तो टोटल का सम कितना आता है, 1 आता है। ठीक है। प्रायिकता के योग का नियम यही कहता है कि सभी घटनाओं की प्रायिकता, किसी प्रयोग के माध्यम से ली गई सभी संभव घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जी सर। ठीक है। चलिए, अभी तो हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि 2 डाइस फेंके हैं, अब हम बात करेंगे एक सिंगल डाइस के बारे में। 1 by 1 एक बार हम प्रयोग कर गए हैं और 1 by 1 एक डाइस सबके पास जाएगा और सबके पास जो डाइस जाएगा उसके नंबर को आप अपने पास रखेंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे। चलिए सरफराज, ये लीजिए डाइस और आप इसे थ्रू कीजिए और अपने नंबर को बताएं मुझे। आप नीरज सर, मेरा सर 4 आ रहा है सर। अब अपने अपने डाइस के जो नंबर है वो मुझे बताएं। सरफराज, आपका नंबर कितना था? 2 आया था सर। 2 आया था। अच्छा, अगर मुझे ये पूछना हो कि जो 2 अंक है, 2 अंक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। जी सर। जी सर। ठीक है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक सिंगल डाइज है और एक सिंगल डाइज में कितने फेसेस होते हैं, 6। जी सर। और मैं ये जानना चाहूँ कि जो 2 अंक है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आने की जो प्रायिकता है उसे काउंट करना चाहूँ तो वो क्या होगी, वो मुझे सरफराज बताएंगे। सर 3 अंक है 1 से लेकर 6 तक। जैसे 3 अंक वो है 2, 3 और 5। 2, 3, 5 कैसे हैं, प्राइम नंबर है। जी सर। अब मुझे बताओ, 1 से लेकर 6 तक के पासे अगर फेंके जाए, मतलब अलग अलग फेंका जाए, तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता वो क्या होगी? सर प्राइम नंबर आने की प्रायिकता होगी 3/6। यानी कि 6 कैसे बेटा? क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर 3 थे, यानी 2, 3 और 5, तो ये हमारा टोटल नंबर हो गए 3 और हमारा जो कुल परिणाम है वो 6 है। तो हम इस तरह से प्राइम नंबर आने की प्रायिकता होगी 3/6 यानी कि 1/2। शाबाश। ठीक है। जैसे बता रहे हैं, देखो सरफराज ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि 2, 3 और 5 अंक मेरे ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, अर्थात ये वो नंबर हैं जो अपने से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, तो उन्हें प्राइम नंबर की श्रेणी में हम डाल देते हैं। ठीक है। और ये प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5। इनके अनुकूल परिणाम की गिनती कितनी होगी? 3। जी और सर। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। तो परिणाम कितने हो गए? संभव परिणाम 6। तो डेफिनेशन ये कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E = ME/NS, अर्थात अनुकूल परिणाम अपॉन संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हुए 3, जी सर। संभव परिणाम हुए 6, तो आंसर क्या है? 1/2।
ठीक है बच्चे, आज हमने जाना पासे के बारे में। पासे के माध्यम से हमने एक प्रयोग करने की कोशिश की और प्रयोग के माध्यम से हमने अलग अलग योग के बारे में जानने की कोशिश की, जो आपने मुझे बताया। फिर हमने बात की अलग अलग पासे को ना फेंक के अगर हम सिंगल सिंगल पासे को फेंक रहे हैं और उस पर जो अंक आए हैं उन पे आने की प्रक्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया। आज के अंक में इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। आज के इस अंक में आपको प्रायिकता के बारे में बता रहे थे सचिन कुमार वर्मा, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर। उम्मीद है साथियों आज का यह एपिसोड आपको जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ टिप्स लिए भी होंगे। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.iTestRadioLive.com। इसी के साथ आपके मेजबान अनुज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।